भोनू झा गोनू झा के छोटे भाई थे। बड़े भाई के प्रति सम्मान भाव की कमी नहीं थी भोनू में, लेकिन उसे मलाल इस बात का था कि लोग जिस तरह गोनू झा को मानते और जानते हैं, उस तरह उसे नहीं। जो आता है वह गोनू झा से मिलने, जो भी पूछता है गोनू झा के बारे में पूछता है। कोई यदि भोनू झा से बात भी करता तो उसमें भी कहीं न कहीं गोनू झा की चर्चा आ ही जाती है। भोनू झा को लगा कि गोनू झा को यह सम्मान महज इसलिए प्राप्त है कि गोनू महाराज के दरबार में जाते हैं और महाराज को विस्मयकारी और अद्भुत बातें बताते हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही भोनू झा ने निश्चय किया कि वह भी अपनी बुद्धि के बूते मिथिला नरेश के दरबार में जगह बनाएगा। इस निश्चय के साथ ही वह तरह तरह की कल्पनाएं करने लगा और एक दिन उसे कोई विचित्र सी बात सूझ ही गई। फिर क्या था? भोनू झा की कल्पना की उड़ान उसके दिमाग को 7वें आसमान पर ले गई। उसने अपना सबसे कीमती कुर्ता और रेशमी धोती निकालकर पहने, करीने से बाल संवारे और मिथिला नरेश के दरबार की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह अपने चेहरे पर तरह तरह की भंगिमाएं बनाता रहा, कुछ बुदबुदाता रहा। यानी वह रास्ते भर उस बात को दोहराता तिहराता रहा जिस बात को बताने वह मिथिला नरेश के पास जा रहा था। जब भोनू मिथिला नरेश के दरबार के पास पहुंचा तब उसे मुख्य द्वार पर ही प्रहरी ने रोक लिया। प्रहरी की इस गुस्ताखी पर भोनू आग बबूला हो गया। एक साधारण प्रहरी की यह मजाल कि उसे रोके। आखिर वह मिथिला नरेश के दरबार का भावी विदूषक है। प्रहरी से जिस समय भोनू झा दरबार में प्रवेश करने की हुज्जत कर रहा था उसी समय महाराज टहलते हुए उधर आए। जब महाराज ने सुना कि उनसे मिलने के लिए कोई आया है और मुख्य द्वार पर वह प्रहरी से उलझ रहा है, तब उन्होंने अपने संतरी को निर्देश दिया कि जाओ, प्रहरी को बोल दो कि जो व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है उसे दरबार लगते ही हाजिर करे। इस निर्देश के बाद प्रहरी ने भोनू झा को आगंतुक कक्ष में ले जाकर बैठा दिया। आधे घंटे के बाद दरबार लगा तब भोनू झा को महाराज के सामने पेश किया गया। महाराज ने भोनू झा से पूछा, तुम कौन हो और क्यों मुझसे मिलना चाहते थे, बताओ। भोनू झा महाराज के सामने तनकर खड़े हुए और कहा, महाराज, मैं गोनू झा का भाई हूँ। मैं आपको एक अद्भुत जीव के बारे में जानकारी देने आया हूँ। भोनू झा के बोलने के अंदाज से ही महाराज ने समझ लिया कि इस व्यक्ति में शिष्टाचार एवं सामान्य ज्ञान का अभाव है। फिर भी उन्होंने भोनू झा से कहा, बताओ, क्या जानकारी देना चाहते हो तुम? महाराज अपनी आंखों को फैलाते हुए भोनू झा ने कहा, मानो कोई विस्मयकारक वस्तु उसके सामने हो और वह उसे देख रहा हो। मैं जब बाजार की ओर जा रहा था तब मैंने एक बहुत बड़ा खरगोश देखा। वह खरगोश कम से कम हाथी जितना बड़ा था। उसकी आंखें शेर जैसी और नाक हाथी के सूंड जैसा था। उस जीव के सिर पर कन्याओं जैसे कोमल बाल थे और उसकी आवाज कोयल जैसी थी। महाराज समझ गए कि यह मूढ़ उनके सामने व्यर्थ की बकवास कर रहा है। महाराज को गुस्सा आ गया और उन्होंने उससे पूछा, तुम वह जीव मुझे दिखा सकते हो? इस सवाल का जवाब भोनू झा को देते नहीं बना और वह सिटपिटाया सा महाराज के सामने खड़ा रहा। महाराज गुस्से में तो थे ही,
उन्होंने आदेश दिया कि इस मूढ़ को ले जाकर कैदखाने में डाल दो। जिस समय भोनू झा को कारावास में डालने का आदेश महाराज दे रहे थे, ठीक उसी समय गोनू झा दरबार में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने महाराज के आदेश को सुन लिया और महाराज के सामने खड़े भोनू झा को भी पहचान लिया। गोनू झा को समझते देर नहीं लगी कि आज भी अपनी धुनकी में भोनू झा कोई भूल कर बैठा है। गोनू झा को देखकर महाराज ने पूछा, क्यों पंडित जी, यह आदमी आपका भाई है? गोनू झा ने कहा, जी हाँ श्रीमान, यह मेरा भाई है। मगर बात क्या हुई है? आप इतने नाराज क्यों हैं? महाराज ने गोनू झा को सारा किस्सा कह सुनाया। गोनू झा महाराज के सामने हंस पड़े और बोले, महाराज, भोनू ने तो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण बात बताई है। इसने बाजार जाते समय सड़क पर खरगोश देखा। खरगोश या खरहा यदि झाड़ियों में दिखे तो अचरज की बात नहीं। खरगोश शर्मीला प्राणी है। बाजार की चहल पहल वाली सड़क पर खरगोश दिखना विस्मयकारी है। हाथी जैसा खरगोश इसने इसलिए कहा कि खरगोश उसी तरह संवेदनशील और बुद्धिमान जानवर है जिस तरह की हाथी। शेर जैसी आंखें बताकर इसने आपको यह बताना चाहा कि शेर जैसी सूक्ष्मभेदी दृष्टि खरगोश की भी होती है। किसी भी कन्या के बाल कोमल होते हैं और खरगोश के भी। कोयल की आवाज जैसी खरगोश की आवाज बताकर इसने आपको यह बताने की कोशिश की कि कोयल की आवाज यदाकदा ही सुनने को मिलती है। बसंत ऋतु के समाप्त होने के बाद तो कभी कोयल की कूक सुनाई ही नहीं पड़ती। खरगोश भी मूक प्राणी है। महाराज, इसने बिंबों के माध्यम से लाक्षणिक भाषा का उपयोग करके आपके सामने यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि वह भी बुद्धिमान है और शब्दों को अपने ढंग से अर्थ दे सकता है। महाराज समझ गए कि गोनू झा अपने अनुज की तरफदारी कर रहे हैं और भोनू झा को यह बात समझ में आ गई कि आखिर किन कारणों से महाराज गोनू झा को इतना महत्व देते हैं। महाराज ने भोनू झा को बरी कर दिया और गोनू झा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बात करने की कला तो पंडित जी कोई आपसे सीखे। महाराज की बात सुनकर गोनू झा भी मुस्कुराने लगे। मिथिला नरेश की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे वे मनमौजी होते जा रहे थे। कई बार तो दरबारी उनके व्यवहार से चकित हो जाते और आपस में बतियाते कि महाराज तो इन दिनों सनकी होते जा रहे हैं। जब देखो तब बेतुकी बातें करने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही मिथिला नरेश दरबार में बह गए और दरबारियों से पूछा, आप में से कोई बता सकता है कि संसार का सबसे कृतघ्न प्राणी कौन है? दरबारी अटकलें लगाने लगे। एक ने कहा, शेर महाराज, शेर। शेर से बड़ा कृतघ्न प्राणी भला कौन होगा? बड़े से बड़ा जानवर उससे घबराता है। खरगोश हो या हाथी, सबको चट कर जाता है। एक बार पेट भर जाए तो 15 दिनों तक हिलता डुलता नहीं, अघाया हुआ पड़ा रहता है। दूसरे ने कहा, अरे महाराज, यही आदत तो बाघ, चीता, तेंदुआ आदि में भी है। आखिर यह कैसे तय होगा कि इनमें से कौन कृतघ्न है? तीसरे ने कहा, महाराज, सबसे कृतघ्न प्राणी लकड़बग्घा होता है। शरीर से कुछ और सिर से कुछ और दिखता है। छोटे जीवों और कमजोर बच्चों को अपना आहार बनाता है।
मतलब यह कि दरबार में बतखी का दौर चला तो चलता ही रहा। गोनू झा इन बातों में रुचि नहीं ले रहे थे। उन्हें अनमना देखकर महाराज ने उनसे कहा, क्या बात है पंडित जी, आप चुप क्यों हैं? आप भी कुछ बताइए। गोनू झा ने महाराज से विनीत स्वरों में कहा, महाराज, मैं आज नहीं कल बताऊंगा कि संसार का सबसे कृतघ्न प्राणी कौन होता है। फिर महाराज से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। दरबार के समापन के बाद गोनू झा अपने घर आए। उन दिनों उनके घर एक संबंधी आया हुआ था। दूर का संबंध था, वह भी दामाद का। गोनू झा ने उससे कहा, मेहमान, कल दरबार चलना। इतने दिन हुए तुम्हें आए, कहीं कुछ देखा नहीं न मैंने तुम्हें दिखाया। कल तुम्हें दरबार ले चलूंगा, वहां कामकाज देखना। शाम को तुम्हें महाराज की फुलवारी दिखाने ले चलूंगा। तरह तरह के फूल हैं वहां। बहुत ही सुंदर फव्वारा है। उद्यान ऐसा जैसा आसपास किसी राज्य में नहीं है। एक बार यहाँ अंगदेश के महाराज आए थे तो अधिकांश समय उसी उद्यान में व्यतीत करते थे। उन्हें वहाँ इतनी शांति मिलती थी कि कहते थे, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। वापसी के समय फुलवारी में लगे तरह तरह के फूलों के बीज अपने साथ लेते गए। देखोगे तो मन हर्षित होगा। दूसरे दिन उनका दामाद बन ठनकर तैयार हुआ। उसने रेशमी धवल वस्त्र धारण किए। युवा और आकर्षक तो वह था ही। गोनू झा के साथ दरबार में पहुंचने के बाद उसने दरबार की शोभा देखी, अभिभूत हुआ। दरबार में जब महाराज आए तो उन्हें देखकर दरबारी समझ गए कि महाराज आज भी हास परिहास और बतखी में दिन गुजार देंगे। हुआ भी वैसा ही। देर तक इधर-उधर की बातें होती रहीं। अचानक महाराज की नजर गोनू झा पर पड़ी तो उन्हें स्मरण हो आया कि आज गोनू झा को बताना था कि संसार का सबसे कृतघ्न प्राणी कौन है। महाराज ने गोनू झा से पूछा, पंडित जी, आज तो आप बताएंगे कि संसार का सबसे कृतघ्न प्राणी कौन है? गोनू झा अपने आसन से उठे और अपने दामाद की ओर इंगित करते हुए कहा, महाराज, यह युवक जो मेरे पास बैठा है मेरा दामाद है। संसार का सबसे कृतघ्न प्राणी दामाद होता है। दामाद को उसका ससुर अपनी पुत्री सौंपता है। उसके साथ सौगात के रूप में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर तरह की वस्तु देता है। यथा सामर्थ्य धन भी देता है। मगर दामाद कभी संतुष्ट नहीं होता। उसकी इच्छा रहती है कि ससुराल से उसे और धन मिले। वह कभी यह नहीं सोचता कि उसकी पत्नी बनकर उसके घर में आई कन्या ने उससे संबंध बनाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ा है। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, सहेली मित्र, सब कुछ। फिर भी दामाद तो दामाद है। उसकी लोलुप दृष्टि ससुराल के धन पर बनी रहती है। महाराज ने जब गोनू झा की बातें सुनी तो तैश में आ गए और बोले, सच कहते हैं पंडित जी, ऐसे प्राणी को कृतघ्न तो क्या, कृतघ्नतम प्राणी कहेंगे। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, इस अधम प्राणी को कारागार में डाल दिया जाए। गोनू झा ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह ठीक है कि दामाद को मैंने कृतघ्न कहा, लेकिन महाराज, हम सभी किसी न किसी के दामाद हैं। हम सब में यह दुर्गुण मौजूद है।
सोच के देखे महाराज, तो आपको मेरी बात ठीक लगेगी। हम सभी अपनी पत्नियों को अपनी जागीर समझते हैं। कभी यह नहीं सोचते कि उसे भी अपने बचपन के दिनों की स्मृति हो आती होगी। उसका भी जी करता होगा अपने सगे संबंधियों से मिलने का। मैंने यह तो कहा नहीं कि मेरा दामाद ही कृतघ्न प्राणी है। दामाद जिसके हलक तक आ गए थे प्राण और जो भरे दरबार में अपने को अपमानित हुआ महसूस कर रहा था, अब थोड़ा संयत हुआ। महाराज को भी बात समझ में आ गई। दरबार के समापन के बाद गोनू झा अपने दामाद को लेकर महाराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, मैं मेहमान को फुलवारी घुमाने लाया हूँ। महाराज बोले, पंडित जी, आप इस तरह की औपचारिकताओं से ऊपर हैं। यह फुलवारी आपकी ही है। अरे मैं तो भूल ही गया था, आपका दामाद। मेरा भी तो कुछ होता है। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर गोनू झा के दामाद के गले में डाल दी और बोले, पुत्र, यह तो तुम्हारा अधिकार है, इसे धारण करो। इससे तुम कृतघ्न नहीं हो जाओगे। पंडित जी ने तो उस प्रथा पर चोट की है जिससे बेटी के बाप को अपना सब कुछ लुटाकर दामाद की लोलुपता की तुष्टि करनी पड़ती है। गोनू झा के दामाद ने जब महाराज के चरण छुए तब महाराज ने उसे अपने गले से लगा लिया। बाद में गोनू झा ने अपने दामाद को महाराज की फुलवारी घुमाई और अपने घर की ओर चल पड़े। उनका दामाद गदगद मन से गोनू झा के साथ चल रहा था।